हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड, डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो आज है 4 अक्टूबर। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर से 2 आर्टिकल हम कवर करेंगे और ये दोनों ही आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है। ओके, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से भी एस्पेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप टॉपिक देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक से रिलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। बट आज सबसे पहले हम करेंगे आज की लेक कवर, चंद्रताल लेक। ओके, तो चंद्रताल लेक जो है उसको लेक ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है और ये मोस्ट स्टनिंग हाई एल्टीट्यूड लेक है इंडिया में। और ये कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अगर हम बात करें इसकी जियोग्राफी और लोकेशन की, और तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो लगभग 4300 मीटर है। कहाँ से? सी लेवल से। लोकेशन जो है इसकी वो स्पीति रीजन में है, चंद्र रिवर के पास, जिसके नेम पर ही ये लेक का नेम डाला गया है, लेक इट्स नेम। ओके, शेप इसकी क्रिसेंट शेप्ड है, जैसे ल्यूनर चार्म होता है, जैसे कि मून जैसा लुक देता है। अगर इसकी नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो इसका कलर जो है, लेक का पानी क्रिस्टल क्लियर है और आसपास के स्नो कैप माउंटेन इसके पानी में रिफ्लेक्ट करता है। सराउंडिंग की बात करें तो बैरन माउंटेन से घिरा हुआ है। ये लेक मूनलाइट में भी मैजिकल लगता है। ओके, फ्लोरा और फ्योना के बात करें तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से वेजिटेशन स्पार्स है। यहाँ स्नो लियोपार्ड, आइबेक्स, हिमालयन बर्ड्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। ओके, क्लाइमेट की बात करें तो विंटर में इसका क्लाइमेट जो है बहुत ही हार्श होता है, टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है और इसीलिए विंटर में ये लेक इनएक्सेसिबल हो जाती है। बट समर की बात करें तो मई से सितंबर तक का बेस्ट टाइम होता है इसमें विजिट करने का, और वेदर जो है माइल्ड होता है और रोड्स ओपन हो जाते हैं। अगर इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एक्सेसिबिलिटी यानी कि लेक तक ट्रैकिंग या जीप सफारी से पहुंचा जा सकता है। नियर बाय विलेजेस जैसे बाराभंगल या मनाली या कुंजम पास से यहाँ तक हम जा सकते हैं। लेक के पास कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन कैंपिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ओके, अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो चंद्रताल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है और हिमालयन वेटलैंड का भी पार्ट है। ट्रैकर, फोटोग्राफर और नेचर लवर के लिए ये सीनर रिमोट डेस्टिनेशन है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको चंद्र लेक के बारे में पता चल गया होगा। और हम चलते हैं आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, साथ साथ में गवर्नेंस और पॉलिसीज से भी रिलेटेड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशन मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है। आज का आर्टिकल एक क्रिटिकल डिस्कशन है, एक ऐसी बात जो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हमारी नेशनल स्ट्रेटेजी के इंटरसेक्शन पर खड़ी है, यानी कि स्टेबल कॉइन का राइज और उस पर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। ओके, अब ये स्टेबल कॉइन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, बट हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर बता देती हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या चीज़ें बोली हैं। ओके, तो दुनिया का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एक बड़ा चेंज यानी कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट से फेस कर रहा है। जैसे कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कौटिल्य इकोनॉमिक कनक्लेव में बोला कि कंट्रीज को स्टेबल कॉइन से इंगेज करने के लिए तैयार रहना होगा। ओके, ये अब कोई चॉइस नहीं है, ये एक ज़रूरत भी बन चुकी है। उन्होंने स्ट्रेस दिया कि ये एसेट जो है मनी और ग्लोबल कैपिटल फ्लो को पूरा लैंडस्केप बदल
सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये स्टेबल कॉइन की नेचर क्या है। तो स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है। जैसे बिटकॉइन, आपने ये नाम सुना होगा। बिटकॉइन जो है वोलेटाइल एसेट है, ठीक है। अनलाइक इनके कोर पर्पस है कि ये अपना प्राइस स्टेबल रखें। ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, ये किसी रिजर्व से लिंक हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल करेंसीज की बास्केट या प्रीशियस मेटल के साथ, ठीक है। तो आप इन्हें ब्लॉकचेन पर बने डिजिटल इक्विवेलेंट मनी को समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि डिजिटल मनी होती है ना, वैसे आप समझ सकते हो। अभी क्या वार्निंग दी है, तो वार्निंग ये है कि क्लियर वार्निंग होनी, ये बोला गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि ऐसी दुनिया में जहां वॉर्स और स्ट्रैटेजिक रिलाइवरीज हैं, बाउंड्री सेट कर रहे हैं, वहां हमेशा अच्छा परफॉर्म करना ही स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की कीमत है। ओके, हम सबके लिए इसका मतलब ये है कि नेशन को एक बाइनरी चॉइस बनना पड़ेगा, या तो वो इन नए मॉनेटरी आर्किटेक्चर को अडेप्ट करें या एक्सक्लूड होने के रिस्क उठाएं। ओके, हम स्टैटिक नहीं रह सकते। अगर हम बात करें इंडिया की पॉलिसी क्या है इस टाइम पर, तो इंडिया की करंट पॉलिसी इंटरनल टेंशन से दिखती है। ओके, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट प्रैग्मेटिक है, हमने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने का फ्रेमवर्क तो बना दिया है, बट उनके इकोनॉमिक प्रेजेंस को मानते हुए, लेकिन हमने अभी तक फुल लीगल रेगुलेशन नहीं दिया। ओके, तो दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत फर्म स्टैंड लिया है। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गलत यूज के कंसर्न की वजह से प्राइवेट वर्चुअल डिजिटल एसेट पर पूरी तरह से बैन लगाने की एडवोकेसी कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव और स्टेट के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, वो है हमारी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का डेवलपमेंट। ओके, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे बैंक इशू करता है। और सबसे क्रिटिकल बात ये है कि इसको हमारी ऑफिशियल फायत करेंसी जैसा लीगल बैकिंग मिलता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड का हमारा सॉवरेन आंसर है। अगर हम बात करें, इन शॉर्ट ये मैसेज क्लियर दे रहा है, डिजिटल टाइड बन रहे हैं, ओके, बढ़ रहे हैं। स्टेबल कॉइन जो है ग्लोबल फाइनेंस को चेंज कर रहे हैं। इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन को पहचान रहा है और नए रियलिटी से इंगेज होने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से इंगेज होने की तैयारी स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट और सरकारी डिजिटल करेंसी सोल्यूशन भी बना रहा है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो वैल्यू में स्टेबल रहती है, मतलब इसका प्राइस अक्सर ही एक लेवल पर रहता है, जैसे एक USD डॉलर के बराबर। ठीक है, जैसे आप समझो कि एक USD जो एक USD के बराबर है, और एक USDC कॉइन जो है वो एक USD के बराबर है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, स्टेबल कॉइन एक ही तरह एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है जो मेंटेन करती है, स्टेबल करती है फाइट करेंसी को, जैसे USA डॉलर, यूरो, सम टाइम कमोडिटी जैसे गोल्ड। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी जो है, यहाँ से देखो, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी होती है, secured by cryptography and based on a network that is distributed across the large number of computer, जो कंप्यूटर्स में यूज होती है। ठीक है, वर्चुअल मनी होती है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम चलता है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, और ये इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हो।
ओके अब हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन आपने सबका नाम सुना होगा, ये वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। ये एक ही दिन में 10 से 20% जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर जाते हैं और डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें एज ए मीडियम यूज़ करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए या वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो स्टेबल कॉइन जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और वैल्यू जो है वो स्टेबल रहेगी, स्टेबल एसेट्स मिलेंगे। ओके जैसे बिटकॉइन हो गया, इथ्यूरम हो गया, इसके प्राइजेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बट स्टेबल कॉइन जो है इसका एम क्या है, रिड्यूस करना वोलेटाइल नेचर, मेकिंग देम यूजफुल फॉर ट्रांजैक्शन एंड सेविंग एंड ट्रेडिंग के लिए। ये जो स्टेबल कॉइन है एक तरह का ब्रिज बनता है मनी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में, जिसके बेनिफिट से डिजिटल मनी जो है फास्ट हो जाती है, ग्लोबल एक्सेस इजी हो जाता है और लेस प्राइस रिस्क होता है। इसके यूजेस की बात करें तो डेली ट्रांजैक्शन जो है गुड और सर्विसेज के लिए इजी हो जाती हैं अगेंस्ट क्रिप्टो मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। इसकी हेजिंग जो डिफ़िकल्ट होता है ना क्रिप्टो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने के लिए, इससे हमें जो है इजीएस्ट वे मिल जाता है। अनेबलिंग ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज विदाउट कन्वर्टिंग टू फाइट, ठीक है। फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर, हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी कर सकते हैं क्वालिटी और चीपली तरीके से। ओके अब हम बात करेंगे हाउ स्टेबल कॉइन मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। जो स्टेबल कॉइन है वो स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, तो मैकेनिज्म क्या है मेंटेन करने का, ये डिपेंड करता है कि 3 तरह की स्टेबल कॉइन्स के ऊपर। सबसे पहले है फाइट स्टेबल कॉइन, क्रिप्टो कोलेटरलाइज स्टेबल कॉइन एंड थर्ड है एलोगरिथम स्टेबल कॉइन। हम फाइट की बात करते हैं, फाइट कोलेटरलाइज स्टेबल कॉइन की। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फाइट होता क्या है, ठीक है। फाइट स्टेबल कॉइन क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फाइट का मीन है डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल करेंसी को यूज़ करना। ये एक स्टेबल कॉइन डायरेक्टली एक करेंसी से बैक्ड है, मतलब यूज़र के पास बैंक में रियल मनी रिजर्व में रखा होता है, उसके बदले में स्टेबल कॉइन को सर्कुलेट करना होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आपके पास एक शॉप है और आपके पास 100 रियल डॉलर हैं। आप डिसाइड करते हो हर डॉलर के बदले में एक डिजिटल कॉइन बना दोगे, ओके। जैसे कि 100 यूएसडी और 100 डिजिटल कॉइन बना दोगे आप, समझ आया? ओके नेक्स्ट जो है आपका वो है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो का मतलब क्या है, ओके तो क्रिप्टो का मतलब है कि बैक्ड, ये अदर क्रिप्टो करेंसी को यूज करती है, हैंडल प्राइस वोलेटिलिटी, ओके। और इसके बाद मैकेनिज्म इसका क्या है, जैसे डिपॉजिट करना क्रिप्टो को, कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि स्टेबल कॉइन को मिंट करना। इसका कोलेटरल लूजेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा, एक चीज अगर मान लो कि कोलेट्रल वैल्यू जो है लूज कर जाती है तो मोर कोलेट्रल रिक्वायर्ड, मींस कि इसकी वजह से और ज़्यादा कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। इसके प्रो तो ये हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड है बट ये ट्रस्टलेस है, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं होती। कौन सी ये है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसकी विटेलिटी जो है वो रिस्क में रहती है। और हम बात करें अगर फाइट कोलेटरलाइज स्टेबल की, तो ये 1-on-1 बाय फाइट करेंसी जो बैंक देती है, ओके। मैकेनिज्म इसका वेरी स्टेबल है, ओके। यहाँ पर कॉइन इशू किए जाते हैं और इक्विवेलेंट जो है फाइट मनी रिजर्व में रहती है। वेरी स्टेबल है और इजी टू अंडरस्टैंड है और रिक्वायर ट्रस्ट इन ईश्वर एंड ऑडी टू इंश्योर रिजर्व एग्जिट, ठीक है। ये ईश्वर के लिए बहुत ट्रस्टेबल है। अगर हम बात करें इसके एलोगोरिथम स्टेबल कॉइन की, तो यहाँ पर ना तो फाइट ना ही क्रिप्टो करेंसी की डायरेक्टली ज़रूरत होती है, ये एक एलोगोरिथम यानी कि एक सॉफ्टवेयर से ही मेंटेन होता है, ओके। जैसे टेरा यूएसडी। मैकेनिज्म क्या रहता है, स्टेबल कॉइन का प्राइस राइजेस होता है अबव डॉलर, यानी कि अगर $1 से प्राइस
अगर ऊपर चला जाता है तो कॉइन्स को मिंट कर दिया जाता है, अगर नीचे चला जाता है तो कॉइन्स जो हैं वो बर्न कर दिए जाते हैं। ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी पर डिपेंड नहीं है, नो कोलेट्रल नीडेड और कैन फॉल इफ मार्केट कॉन्फिडेंस ड्रॉप, हिस्टोरिकली रिस्की। ठीक है, ये हिस्टोरिकली रिस्की हो सकता है। अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करें स्टेबल कॉइन की, तो लो वोलेटिलिटी कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसी, मीन्स की लो वोलेटिलिटी रहेगी बाकी क्रिप्टो करेंसी से। फास्ट ट्रांजेक्शन्स जो है बॉर्डर के हो सकती है, बॉर्डर जैसे हमारे इंटरनेशनल में अगर पेमेंट करनी हो तो ईजियर एक्सेस हो सकती है प्लेटफॉर्म जैसे लेंडिंग, बोरिंग और सेक्स स्टैकिंग। ब्रिज रहता है क्रिप्टो और ट्रेडिशनल फाइनेंस के बीच में, प्रोग्रामेबल मनी है, इंटीग्रेट कर सकती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर इसमें हम रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या रहते हैं, सेंट्रलाइजेशन का रिस्क रहता है, फाइट बैक स्टेबल कॉइन रियली बैंक और ऑडिट के ऊपर बेस्ड है। कोलेट्रल रिस्क रहता है, क्रिप्टो बैक स्टेबल कॉइन को लूज स्टेबिलिटी यानी कि ड्रॉप टू फास्ट, यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसका कोलेट्रल रिस्क भी रहता है क्रिप्टो करेंसी को बैक करने के लिए। एल्गोरिथम फेल्यूर होने के भी चांसेस रहते हैं, ओके, क्योंकि ये इसको हम सॉफ्टवेयर से मैनेज करते हैं। रेगुलेटरी रिस्क रहता है, गवर्नमेंट इंक्रीजली जो स्टेबल कॉइन को क्या करती है, अडॉप्ट करती है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए मुश्किल होती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो है आर्टिकल समझ आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन से रिलेटेड। तो अब चलते हैं हम आज के सेकंड आर्टिकल की तरफ, विच इज द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अंडर अटैक इन पाकिस्तान बांग्लादेश। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। ओके, तो इंडिया की स्टेटमेंट क्या है, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान और बांग्लादेश को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और में रिपोर्ट किया गया है कि पुलिस क्रैकडाउन हुए हैं, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है, और बांग्लादेश में चित्तौंग हिल ट्रैक्ट पर माइनॉरिटी ग्रुप को फेस करनी पड़ी है वायलेंस, लैंड ग्रैब कर लिए गए हैं और उन पर अटैक भी हुए हैं। प्रोटेस्ट और वायलेंस का कारण क्या है, इन मुजफ्फरबाद प्रोटेस्ट जो है अवामी एक्शन कमेटी के द्वारा किया गया है, डिस्ट्रप्शन हुआ है, पुलिस फायरिंग रिपोर्टली लेड टू डेथ और इंजरीज भी हुई हैं। बांग्लादेश की बात करें तो वायलेंस जो है वो इंडिजीनियस कम्युनिटी के ऊपर मरमा और मोक कम्युनिटी के लोगों को मिलिट्री पर्सनल्स ने किल किया है, लीडिंग टू कॉल फॉर इंटरनेशनल इंटरवेंशन। ओके, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, बांग्लादेश क्लेम कर रहा है कि इंडिया और अदर ग्रुप जो है ट्राइंग कर रहे हैं इनसाइड अनरेस्ट। इंडिया मेंटेन कर रहा है कि लोकल मिनॉरिटी जो है वो फेसेस सिस्टमैटिकल ऑपरेशन फेसिंग कर रहे हैं सिस्टमैटिक ऑपरेशन को। इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है माइनॉरिटी का, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं वो इंडिजिनस पीपल हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, वो लूज़ कर रहे हैं अपनी लैंड को, फेस कर रहे हैं वायलेंस को, सफ़र कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन जैसे कि कल्चर रिलीजियस फ्रीडम को, यानी कि उनकी जो कल्चर और रिलीजियस फ्रीडम है उसको वो ले रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते क्या हैं, वट इज़ आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो हम बात करते हैं कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे पॉपुलेशंस हैं जिनको पुश किया जा रहा है एज ऑफ द सोसाइटी और लेस एक्सेस टू रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज से भी लेस यानी कि उनको दूर किया जा रहा है, उनके राइट से दूर किया जा रहा है, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रही हैं कंपेयर टू डोमिनेंट और मेन स्ट्रीम ग्रुप्स को। जो मार्जिनलाइजेशन है वो सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है और कल्चरल भी है, और जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और साथ साथ में सिस्टमैटिक बैरियर को भी, डैट लिमिट देयर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। ओके, अब हम बात करते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के। लिमिटेड एक्सेस टू पावर, उनको पावर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी जाती। लिटल इन्फ्लुएंस इन दी डिसीजन मेकिंग, यानी कि जैसे देश के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो उसमें उसको पार्टिसिपेट नहीं
किया जाने देता। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की बात करें तो पॉवर्टी जो है उनमें ज़्यादा देखी जाती है, उनमें एम्प्लॉयमेंट कम दिखी जाती है। सोशल एक्सक्लूशन की बात करें तो प्रिजुडाइज जो उनको न्याय, स्टिग्मा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मीडिया, एजुकेशन, पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने दी जाती। वुल्नरेबिलिटी यानी कि इस तरह के ग्रुप जो है वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और निग्लिजेंस का कारण भी बनते हैं, यानी कि उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो रेशियल और एथनिक माइनॉरिटी, इंडिजिनस पीपल, ब्लैक और रोमानी कम्युनिटी इन यूरोप, ये हमारी एग्जाम्पल है कि ऐसा ही एक्सप्लोटेशन हुआ है। वुमेन और गर्ल्स, पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ के माइंड पे, LGBTQ इंडिविजुअल, पीपल विद डिसेबिलिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इमिग्रेंट और रिफ्यूजीज, लो इनकम कम्युनिटीज़। अब बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट मैटर। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हाईलाइट करता है सिस्टमैटिक की इनइक्वालिटीज़ को, हेल्प करता है सोसाइटी को और क्रिएट करता है मोर पॉलिसीज़, प्रमोट सोशल जस्टिस और इंश्योर करता है इक्वल राइट फॉर एवरीवन। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमें देखने को क्यों मिला। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम बांग्लादेश के चित्तौंग हिल ट्रैक्ट की, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि CHT में इंडिजीनियस कम्युनिटी जैसे मरमा और मोग रहते हैं। 1971 के बाद ये रीजन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हो गए थे। 1997 में गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी पैक्ट साइन किया पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और टेंशन इसी की वजह से बढ़ गई थी। ओके, अब बात करें हम रीज़न क्या रहे हैं वायलेंस और मार्जिनलाइजेशन के, तो इसकी वजह से लैंड को ग्रैब किया जा रहा है। गवर्नमेंट और सेटलर अक्सर इंडिजीनियस लैंड ले लेते हैं। एथनिक टेंशन क्या रहती है, इंडिजीनियस लोग कल्चरली और लिंग्विस्टिकली बंगाली मेजॉरिटी से अलग हैं। मिलिट्री और स्टेट का एक्शन की बात करें तो आर्मी प्रेजेंस और स्ट्रिक्ट पॉलिसी कभी कभी वायलेंस बढ़ा देती है। कल्चरल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो फेस्टिवल और ट्रेडिशन पे रिस्ट्रिक्शन या अटैक होते हैं। इसके बाद ये अब कहाँ से ट्रिगर आया, ये न्यूज़ जो हमने अब पढ़ी है ये कहाँ से निकल के आई है, तो अटैक हुआ है मरमा और मो कम्युनिटी पर, दुर्गा पूजा और अदर रिलीजियस इवेंट पर वायलेंस देखी गई और इंडिजीनियस प्रोटेस्ट निकल के आए लैंड और कल्चर राइट के लिए। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है कि कश्मीर 1947 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैवी मिलिट्राइजेशन है, यानी कि मिलिट्री का ही दबदबा है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सोवेनिटी लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है। ओके, रीज़न क्या रहे हैं इस मार्जिनलाइजेशन के, इसका सबसे पहले है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लोकल्स जो हैं सिक्योरिटी मेजर और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बीच फंस गए हैं। रिप्रेसिव मेजर की बात करें तो इंटरनेट शटडाउन्स हैं, कर्फ्यूज़ हैं और पुलिस का क्रैकडाउन रहता है। उसके बाद लिमिटेड राइट की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी इनको कोई भी चीज़ अवेलेबल यानी कि राइट नहीं है। असेंबली और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। एथनिक और रिलीजियस टेंशन की बात करें तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो फेस करती हैं डिस्क्रिप्शन और ऑपरेशन को। ओके, रिसेंट ट्रिगर कहाँ से निकल के आया कि अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पुलिस फायरिंग की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई और इंडिया के ह्यूमन राइट को कंसर्न में लिया गया। ओके, कॉल फ्रॉम इंडिया हाईलाइटिंग एलिज्ड ह्यूमन राइट वायलेंस। ओके, तो आई होप कि आपको आज के दोनों ही आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में द हिंदू के। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।